रोज की तरह हम लेकर आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर परमंडल वाइज विश्लेषण। वहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पे संसदीय सीटें हैं, इसके अलावा वहाँ पे पिछले 2020 में क्या स्थिति थी, 2015 में क्या स्थिति थी, और उस परमंडल में सबसे प्रमुख चेहरे कौन है, उस परमंडल से कितने बड़े बिहार सरकार में मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, और इस बार की स्थिति क्या है। हमने सबसे पहले सीमांचल की बात की, पटना की बात की, मगध परमंडल की बात की, और आज इस कड़ी में हम कोसी परमंडल की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कोसी परमंडल। और कोसी परमंडल की बात करें तो यहाँ पे 3 अहम प्रमुख जिले हैं, और ये तीनों जिलों की बात करें तो ये बाढ़ प्रभावित जिला होता है। यहाँ पे नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। ये देखिए कोसी परमंडल है। बिहार में आपको पता है कि जब झारखंड निर्माण नहीं हुआ था उस दौरान 14 परमंडल थे। झारखंड अलग हुआ तो 5 परमंडल झारखंड में आ गए और उसके बाद 9 बचा, जिसमें से ये एक कोसी परमंडल। हालांकि कोसी परमंडल छोटा परमंडल है, यहाँ पे 3 जिले आते हैं, जिसमें से ये जिलों की बात कर लेते हैं तो देखिए ये सुपौल वाला जिला पड़ जाता है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। मधेपुरा है, ये भी अगर बात करें तो ये भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। और इसके अलावा सहरसा में भी कई विधानसभा सीटें हैं। ये 3 प्रमुख जिले हैं। इन 3 प्रमुख जिलों में 13 विधानसभा सीटें हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। 2020 में क्या स्थिति थी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। संसदीय स्थिति क्या थी 2024 में उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको 3 जिले का हमने आपको बता दिया आंकड़ा, ये 3 जिले यहाँ पे है। अब ये आंकड़ा बता देते हैं 2020 में क्या स्थिति थी। देखिए कोसी परमंडल में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। ये कोसी परमंडल वाला इलाका है, यहाँ पे 13 विधानसभा सीटें पड़ती है, जिसमें से एनडीए की मौजूदा स्थिति क्या है और किस जिले में कौन पार्टी की कितनी सीटें हैं, महागठबंधन की स्थिति क्या है, उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें सुपौल की, सुपौल में एनडीए के पास 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 काबिज है, जिसपे जेडीयू और बीजेपी का कब्जा है। मधेपुरा की बात कर ले तो यहाँ पे भी 2 सीटें एनडीए के पास है, 2 महागठबंधन के पास। सहरसा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 विधानसभा सीटें, 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है और 1 पे महागठबंधन का। कुल जो है यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 13 विधानसभा सीटें हैं और 13 में जो है 10 एनडीए के पास है, यानी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के पास है, और 3 विधानसभा सीटें जो है वो महागठबंधन के पास है। ये अहम जानकारी हम आपको बता देते हैं, जिसमें कई बड़े चेहरे आते हैं, बिहार सरकार के कई मंत्री भी इसी क्षेत्र से आते हैं। अब देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं कि सुपौल जिले की जो सीटें हैं, यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं सुपौल जिला का जो है। अब इसको हम समझा देते हैं कि यहाँ स्तर क्या है, और यहाँ पे मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी है, जनता दल यूनाइटेड। देख लीजिए निर्मली सीट है, अनिरुद्ध प्रसाद यादव आते हैं, जनता दल यूनाइटेड से विधायक है मौजूदा समय में, इस बार भी संभवतः इन्हें ही टिकट मिलेगा। पिपरा सीट की बात कर लेते हैं, रामविलास कामत हैं, जेडीयू से विधायक है मौजूदा समय में, यानी जेडीयू का गढ़ माना जाता है। हालांकि एमवाई समीकरण यहाँ पे बहुत चलता था उस दौरान में, 1990 के दौरान में, जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थी, उस दौरान यहाँ पे एमवाई बहुत समीकरण चलता था। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में उन्होंने ध्यान दिया, सबसे ज़्यादा समीकरण उन्होंने साधा, और जो एमवाई समीकरण लालू यादव करते थे, यहाँ पे कई यादव समुदाय को नेता बनाया, मंत्री बनाया बिहार सरकार में। और सबसे विश्वसनीय चेहरा विजेंद्र यादव माने जाते हैं, दिलेश्वर कामत माने जाते हैं, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी होते हैं। और बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि जब भी नीतीश कुमार किसी मामले पर फंसते हैं, किसी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं, तो इसी क्षेत्र के एक नेता हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। देखिए ये जो नाम है जेडीयू के हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लगातार चुनाव जीतते रहते हैं। उम्र भी लगभग इनका 80 के आसपास है, लेकिन ऊर्जा विभाग है। कहा जाता है कि बिहार में अगर बिजली की व्यवस्था बहुत हद तक सुधरी है तो इस व्यक्ति की अहम भूमिका है। लगातार ऊर्जा विभाग के ये मंत्री रहते हैं, जितने भी थर्मल पावर प्लांट, ये यही व्यक्ति की देन है जो आज पूरे बिहार में। सुपौल सीट से आते हैं, 1990 से आज तक इन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा, और इस बार अगर हो सकता है उम्र का तकाजा हो तो बेशक वो चुनाव ना लड़ें, अपने परिवार से लड़वा दें, लेकिन संभव है कि वो चुनाव लड़ेंगे और इस सीट को फिर से रिपीट करेंगे नीतीश कुमार के नाम। विजेंद्र यादव प्रमुख चेहरा है, क्योंकि देखिए ये बिहार सरकार में मौजूदा समय में भी मंत्री हैं, महागठबंधन में भी मंत्री थे। त्रिवेणीगंज सीट की बात कर लेते हैं। बीना भारती एकमात्र सीट है सुपौल जिला में जहां से आरजेडी चुनाव जीत कर आती है, तो ये 5 सीटों में 1 सीट है।
छातापुर देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। नीरज कुमार सिंह यानी नीरज बबलू यहीं से विधायक हैं, बीजेपी से हैं, बहुत बेबाक जाने जाते हैं। और सुपौल जिला, देखिए सुपौल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए विजेंद्र यादव और नीरज कुमार बबलू 2 मंत्री हैं बिहार सरकार में, और दोनों मंत्री बहुत कम बोलते हैं, बहुत साइलेंट रहते हैं, इनका काम बोलता है। नीरज कुमार का काम बोले ना बोले ये जरूर बोलते हैं और हर मुद्दे पे बोलते हैं, और इनके ऊपर ये लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगता है कि ये बोलते कम ज़्यादा है, काम कम करते हैं। और नीरज बबलू हैं, आपको पता है सुशांत सिंह के रिलेटिव हैं, तो इनके ऊपर भी बहुत सारे तमाम चीज़ें आरोप भी लगती है विपक्ष की तरफ से। हालांकि काम के मामले में छातापुर में कहा जाता है कि नीरज बबलू हैं तो काम होगा। यानी इस बार अगर सुपौल ज़िले की बात करें तो नीतीश कुमार की सरकार को रिटर्न करने में ये 2 व्यक्ति की अहम भूमिका होगी, विजेंद्र प्रसाद यादव को और नीरज बबलू के ऊपर कंधों पर होगी, क्योंकि बिहार सरकार में 2 मंत्री हैं। अब कुछ और सीट की बात कर लेते हैं। देखिए अब ये वाला सीट है, ये सुपौल ज़िले की बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला आपको हम बता देते हैं कि वहाँ पे किस किस पार्टी का कब्जा है। निर्मली सीट जेडीयू के पास है, पिपरा सीट जेडीयू के पास है, सुपौल सीट जेडीयू के पास है, त्रिवेणीगंज जो सीट है वो आपका आरजेडी के पास है, और छातापुर यानी नीरज बबलू जो आते हैं वो बीजेपी के पास है। यानी ये वाला जो इलाका है वो मंत्री जी का है, नीरज बबलू का, और इस बार भी उन्हें टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी से हमने आपको नाम बता दिया, वो जो महिला विधायक थी, और बाकी ये जो 3 सीटें हैं सुपौल में विजेंद्र प्रसाद यादव और बाकी ये तीनों जेडीयू के कब्जे में हैं। तो ये आपका जो है सुपौल ज़िले का, यानी 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा है और 1 सीट पे आरजेडी का कब्जा है। तो ये सुपौल ज़िले का पूरा समीकरण है, और इस बार भी स्थिति कमाबेश वैसे ही है। अगर संसदीय सीट की बात करें तो संसदीय सीट भी यहाँ पे जेडीयू का कब्जा है, और यहाँ पे 2 संसदीय सीट पड़ता है। एक हो गया आपका मधेपुरा, और एक मधेपुरा का हो गया, और एक आपका पड़ जाता है सुपौल वाला। तो यहाँ पे 2 सांसद आते हैं, दोनों पर नीतीश कुमार की पार्टी का कब्जा है। हालांकि बोला जाता है इस बार भी कई सीटें जो है एनडीए चुनाव हार गई थी, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो कोसी वाला इलाका है, कोसी वाला हम देखिए दिलेश्वर कामत हैं जो जेडीयू से सुपौल से चुनाव जीत कर आते हैं, और ये दूसरी बार इस बार 2014-2019 में भी चुनाव जीत कर आए, 2024 में भी। ये दिनेश चंद्र यादव हैं, जेडीयू से मधेपुरा से सांसद हैं, ये दूसरी बार भी चुनाव जीत कर आए। तो कोसी वाला जो इलाका है 2 संसदीय सीट, और दोनों संसदीय सीट में जेडीयू का कब्जा है। यानी इन दोनों के कंधों पर भी चुनाव जितवाने की अहम जिम्मेदारी होगी। बड़े चेहरे हैं, यादव समुदाय से आते हैं दिनेश चंद्र यादव, और एमवाई वाला जो समीकरण है इनके कंधों पे होगा कि इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, और दिलेश्वर कामैत के ऊपर भी होगी। और कहा जाता है जब आप कोसी क्षेत्र में जाएंगे तो कोसी क्षेत्र में कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो ये एक बहुत प्रचलित कहानी है। उस आप क्षेत्र में जाएंगे कोसी में। अब देखिए अगर चेहरों की बात कर लेते हैं, महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, रविंद्र चरण यादव हैं, पूर्व मंत्री बिहार सरकार में रह चुके हैं, इस बार चुनावी मैदान में आने की तैयारी में। महागठबंधन के चेहरा में अगर बात कर लेते हैं, पप्पू यादव निर्दलीय हैं लेकिन कांग्रेस के समर्थित हैं, तमाम बैठकों में रहते हैं। कोसी सीमांचल का इलाका में इनका मजबूत गढ़ माना जाता है। पूर्णिया से चुनाव जीत चुके हैं निर्दलीय, मधेपुरा से भी सांसद रहे हैं। तो समझ ये 6ठी बार उनका संसदीय जीवन चल रहा है। तो यानी पप्पू यादव के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर, देखिए ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैसे व्यक्ति हैं जो महागठबंधन की सरकार में मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, और शिक्षा मंत्री रहते हुए रामचरितमानस, धर्म, हिंदू, सनातन खूब विवादित टिप्पणी की, और इस वजह से हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और आखिरकार सत्ता बदलनी पड़ गई, आरजेडी को बाहर जाना पड़ा, बीजेपी में आए। हर रोज़ ये रामचरितमानस के ऊपर, महाभारत के ऊपर, राम के ऊपर, सीता के ऊपर टिप्पणी करते थे बतौर शिक्षा मंत्री। और कई बार तो ऐसा हो गया था कि जो शिक्षा मंत्री के अपर मुख्य सचिव थे उस समय, वो इनके वजह से ऑफिस नहीं आते थे। ये भी गुस्से में नहीं आते थे कि भाई दोनों में टकराव की स्थिति थी। ये प्रोफेसर रहे, वो भी पढ़े लिखे आईएएस अफसर, दोनों में विचारों में टकराव होता था, और लगातार विवादित जो बयान देते थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, इस वजह से भी स्थिति कमाबेश महागठबंधन की ठीक नहीं बनी। तो माना जाता है कि यही व्यक्ति की वजह से महागठबंधन की जो सरकार है वो टूट गया था, और उसके बाद फिर बीजेपी सत्ता में आ गई।
इसके अलावा अगर महागठबंधन की बात करें, देखिए ये दिनेश चंद्र यादव जो बड़े चेहरे हैं, इनके कंधों पर भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी एनडीए को जितवाने की। एमओआई समीकरण में ये बिल्कुल फिट बैठते हैं, और एमओआई समीकरण में जब फिट बैठते हैं तो ऐसे में इनके ऊपर होगी। नरेंद्र नारायण यादव लंबे समय से ये विधायक हैं, बिहार सरकार में लंबे समय से जेडीयू के विधायक हैं, और इनके कंधों पर भी होगी। देखिए विजेंद्र यादव जो हैं ऊर्जा मंत्री, इनके बारे में हमने आपको बता दिया कि इनके कंधों पे भी इस बार चुनाव जितवाने की होगी। हालांकि उम्र अगर साथ ना दे, नीरज बबलू बिहार में मंत्री हैं, बिहार सरकार में बीजेपी से, तो इनके कंधों पर भी होगी कि कोसी वाला जो सीट है वो चुनाव जितवा कर लाएं। इसके अलावा एनडीए में और भी कई हैं। देखिए रत्नेश सदा इसलिए भी हैं क्योंकि महागठबंधन के सरकार में भी ये मंत्री हुआ करते थे और मौजूदा समय में भी मंत्री हैं, और इनके पास जो विभाग है, जो पोर्टफोलियो है, वो मद्य निषेध विभाग है, यानी शराब वाला जो विभाग है, जो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर लगातार आरोप लगता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी 2 मिनट नहीं लगाएंगे, हम शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे। तो लगातार रत्नेश सदा कम बोलते हैं, काम इनका बोलता है, क्षेत्र में लगातार जीत कर आते हैं, पिछड़ा समुदाय से आते हैं, तो इनके कंधों पर भी चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी होगी। तो एनडीए के बड़े चेहरे आपको एक बार फिर से बता देते हैं, नीरज कुमार बबलू, विजेंद्र यादव, रत्नेश सदा, इसके अलावा जो 2 उनके सांसद हैं दिलेश्वर कामत और दिनेश चंद्र यादव, ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस सीट को लेकर। ये एनडीए वाला आपका समीकरण है। अब आपको बता देते हैं मधेपुरा वाला इलाका। देखिए मधेपुरा वाला इसलिए इलाका महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए आपको मधेपुरा वाला, हम आपको सीट का बता देते हैं कि यहाँ वाला समीकरण क्या है। देखिए क्योंकि मधेपुरा से पप्पू यादव भी पहले सांसद रह चुके हैं, और मधेपुरा बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पे जो है टोटल 4 के आसपास यहाँ पे मौजूदा समय में सीटें हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर पे जो है आपको हम बता देते हैं आलमनगर नरेंद्र नारायण यादव हैं। हालांकि ये भी मजबूत स्थिति में निरंजन कुमार मेहता, रमेश ऋषिकेश, निखिल मंडल। तो यहाँ से मधेपुरा वाला जो मामला है, ये जो है इस बार थोड़ा सा यहाँ पे फाइट टू फाइट होता है मधेपुरा वाला। तो यहाँ पे कोशिश होगी इस बार की जेडीयू मजबूत स्थिति में रहे, बीजेपी मजबूत स्थिति में रहे, और इसके बाद ये जो गढ़ है, इस गढ़ को तिलिस्म तोड़े। हालांकि 2/2 यहाँ पे भी स्थिति है। तो ये मधेपुरा वाला इलाका है और यहाँ कोशिश होगी। और मधेपुरा को लेकर सबसे अहम बात आपको बता देते हैं, पप्पू यहाँ से जो बड़े चेहरे शरद यादव दिवंगत हो चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के अच्छे मित्र हुआ करते थे, और यहीं से वो चुनाव जीत कर जाते थे, संसदीय सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने। तो इसी क्षेत्र से आप देख रहे होंगे मधेपुरा में एक नाम बहुत चलता था, प्रचलित नाम बीपी मंडल साहब, जो ओबीसी आरक्षण 1991 में आपने सुना होगा, मंडल बनाम का मंडल। तो मंडल वाला जो इलाका है उन्हीं के पोते हैं निखिल मंडल, हालांकि जनता दल यूनाइटेड से हैं, और मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड से हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, प्रवक्ता के तौर पे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और पार्टी के अलग अलग संगठनों में भी ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं, नीतीश कुमार को अपना गुरु मानते हैं। तो उन्हीं के पोते हैं निखिल मंडल। यहाँ से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, शरद यादव ने उन्हें चुनावी मैदान में हराया था। जेपी कृपलानी का आपने नाम सुना होगा, मधेपुरा क्षेत्र में ही माना जाता है कि वो भी चुनावी मैदान में उतरे थे। तो बहुत तमाम यहाँ पे बहुत लंबा इतिहास रहा है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, नीतीश कुमार के लिए भी यहाँ पे कमावेश ठीक ठाक स्थिति है, बीजेपी के लिए भी ठीक ठाक स्थिति है, और महागठबंधन के लिए भी ठीक ठाक स्थिति है। तो हमने आपको सुपौल का बता दिया, मधेपुरा का बता दिया। अब आपको एक और ज़िले का हम बताएंगे और वहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति है और वहाँ पे इस बार क्या हो सकता है। देखिए मधेपुरा की बात कर लेते हैं। ये वाला जो पूरा हमने आपको सिनेरियो बता दिया कि आरजेडी के पास 3 है और कांग्रेस के पास 1 सीटें हैं जो मौजूदा समय में है, और इस तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश इस बार एनडीए की होगी। आलमनगर है, सिंहेश्वर है और मधेपुरा है, और इसके अलावा बिहारीगंज, यानी कांग्रेस और आरजेडी भी यहाँ पे ठीक ठाक स्थिति में है। जनता दल यूनाइटेड भी पिछले चुनाव में ठीक यहाँ पे काम की, बीजेपी भी ठीक स्थिति में है। तो इस बार थोड़ा बहुत मेहनत यहाँ पे करना होगा, क्योंकि लोकसभा के हिसाब से देखा जाए, लोकसभा में तो मधेपुरा सीट जो है जनता दल यूनाइटेड के खाते में रही, आरजेडी चुनाव हार गई वहाँ से, कांग्रेस भी बहुत हद तक मेहनत नहीं कर पाई, कोशिश की, लेकिन चीज़ें वहाँ पे परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही। अब मधेपुरा का हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो हमने आपको सुपौल का बता दिया, बड़े चेहरे का हमने जिक्र कर लिया, क्योंकि कोसी जो है, कोसी के लिए अभी
हाल ही में जब केंद्रीय बजट पारित किया गया था उसमें करीब इसी क्षेत्र के लिए, कोसी क्षेत्र के लिए जो केंद्र की सरकार है करीब 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। लगातार कोसी की बात करते रहते हैं। पप्पू यादव जब अभी पूर्णिया आए थे प्रधानमंत्री मोदी, उस दौरान पप्पू यादव ने कहा था कि कोसी के लिए कुछ कीजिए साहब, तो उन्होंने एयरपोर्ट की सौगात दी। वो कोसी सीमांचल वाला इलाका पड़ता है, क्योंकि जब कोसी की बात करते हैं तो सीमांचल भी उसमें रहता है। वहाँ पे अररिया, किशनगंज, तमाम वो सीटें हैं जो कोसी सीमांचल में आता है। सहरसा हो गया, कुछ हिस्सा खगड़िया वाला भी आ जाता है, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर को आप अगर देखेंगे तो सहरसा जिला में पड़ता है, लेकिन संसदीय सीट जो है वो खगड़िया में आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बार भी समीकरण को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से रणनीतियाँ तमाम पार्टियों को बनानी होगी। यहाँ पे और भी तमाम सीटों का जिक्र करेंगे और भी बाकी ज़िलों के बारे में बात कर लेते हैं। जो बाकी एक ज़िले बचे हैं वहाँ पे क्या स्थिति है सहरसा को लेकर। सहरसा महत्वपूर्ण सीट है, बाढ़ प्रभावित सबसे ज़्यादा क्षेत्र होता है। और देखिए सहरसा की अगर बात करें तो 4 विधानसभा सीटें आती है और देखिए इसमें एक बड़ा नाम है। अगर बात करें सोनबरसा एससी सीट है, रत्नेश सदा जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे पिछले बार में और तस्वीरें हम दिखा रहे थे। रत्नेश सदा जो मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं और उससे पहले दूसरे विभाग में थे, जेडीयू कोटे से आते हैं और इनके ऊपर कंधों पे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी इस सीट को निकाल कर लाने की। सोनबरसा वाला जो सीट है, सोनबरसा ये सुरक्षित सीट है, रत्नेश सदा पिछड़े समुदाय से आते हैं, तो ये उनके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि बाकी सीटों पर भी रिपीट किया जाए। सहरसा वाला देख लीजिए, आलोक रंजन है, बीजेपी से हैं और बहुत मजबूत स्थिति में है, तो इस बार भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा उनके पास। इसके अलावा देख लीजिए सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि ये बीजेपी आरजेडी के कब्जा में है। यूसुफ सलाउद्दीन यहाँ से विधायक हैं, इनके पिताजी कैसर अली साहब जो हैं नवाब, उनके जो फादर थे वो नवाब थे बिहार में एक ज़माने में। तो कहा जाता है कि नवाबों का गढ़ है खगड़िया और सिमरी बख्तियारपुर वाला इलाका, कभी चुनाव नहीं हारते। तो यूसुफ सलाउद्दीन साहब जो हैं आरजेडी कोटे से हैं, विधायक हैं और इस बार युवा हैं, बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं सिमरी बख्तियारपुर का, जब भी ये किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, जब भी किसी परियोजना का शिलान्यास करते हैं, तो कैसर अली साहब की एक तरफ तस्वीरें होती है, जैसे मान लीजिए आपने इस तरह का ब्लैक बोर्ड बनाया है, शिलापट बनाया, तो एक तरफ कैसर अली साहब का फोटो होगा, दूसरी तरफ से यूसुफ सलाउद्दीन साहब का फोटो होता है। तो हमने जब उनसे बातचीत की थी जब इंटरव्यू में, तो हमने पूछा था फोटो क्यों देते हैं, तो उन्होंने कहा था सलाउद्दीन साहब की काम हम कर रहे हैं तो फोटो किसी का और क्यों लगे। तो वो बड़ा दिलचस्प स्टोरी बता रहे थे कि उनके परदादा की कहानी है थोड़ा सा, और लगभग वो चौथी पीढ़ी है राजनीति में। उनके दादाजी, उनके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं और फिर कैसर अली साहब भी रहे जो खगड़िया से भी सांसद रहे कई बार, और मौजूदा समय में भी, हालांकि इस बार टिकट नहीं दिया गया तो चुनावी मैदान से थोड़ा सा बाहर रह गए। महेसी, देखिए महेसी सीट है, महेसी भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए महेसी से जो है गुंजेश्वर शाह आते हैं, जेडीयू से हैं, जनता दल नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। नीतीश कुमार के जब कहते हैं ना, जब नीतीश कुमार जवान हुआ करते थे 20-25 साल पहले, उस दौरान से उनके साथ ये रहते हैं। इनका भी उम्र करीब 80 के आसपास है। इनसे भी मैंने इंटरव्यू किया था गुंजेश्वर शाह जी से महेसी सीट से, तो उनसे हमने पूछा था नीतीश कुमार जी से कैसा संबंध है। बोले कि बहुत बढ़िया, और नीतीश कुमार से जब भी बातचीत होती है दोस्ती वाली बात होती, कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं विधायक हूँ और वो मुख्यमंत्री और किसी काम को लेकर गया और उन्होंने नकार दिया कि नहीं होगा, तुरंत पास करते हैं कि नहीं होना चाहिए काम। अब देख लीजिए आंकड़ों की बात करें तो ये वाला जो आंकड़ा है, जेडीयू 2 सीटों पर सोनबरसा महेसी, बीजेपी सहरसा में काबिज है और आलोक रंजन जहाँ से विधायक हैं, और आरजेडी सिमरी बख्तियारपुर जहाँ से सलाउद्दीन साहब आते हैं। यानी यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा सिमरी बख्तियारपुर में। इसलिए थोड़ा सा इस बार संभावनाएं हैं एनडीए के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस बार यूसुफ सलाउद्दीन का विरोध लगातार हो रहा है। 3 दिन पहले ही खबर आई, लोगों ने विरोध जताया कि आप आते नहीं हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं, जो भी योजनाएं होती है आपके लोग पूरा करते हैं, ठेका लेते हैं। तो सिमरी बख्तियारपुर में इस बार संभावनाएं हो सकती है, मजबूत स्थिति में हो सकती है। अगर बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए थोड़ा सा मजबूती तरीके से काम करे तो इस बार संभावनाएं बन सकती है। सिमरी बख्तियारपुर वाला इलाका, सोनबरसा वाला और सहरसा तो बीजेपी का मजबूत स्थिति में है। सिमरी बख्तियारपुर वाला इलाका में थोड़ा सा संभावना ढूंढा जा सकता है क्योंकि यहाँ लगातार विरोध भी हो रहा है। तो हमने आपको 3 जिलों का सीटें बता दिया कि जो 13 जो विधानसभा है, 13 विधानसभा में कितनी एनडीए के पास है, कितना बीजेपी के पास, यानी
महागठबंधन के पास है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने आपको विश्लेषण के जरिए समझा दिया। अब आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पर हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मरगूब जुड़ रहे हैं, और मरगूब के पास चलते हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जाते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कल हम मरगूब से जुड़े थे तो मगध प्रमंडल की बात की थी। मरगूब, कोसी में क्या लग रहा है, क्योंकि कोसी में महत्वपूर्ण हो जाता है, रत्नेश सदा उसी क्षेत्र से आते हैं, नीरज बबलू उसी क्षेत्र से आते हैं, इसके अलावा विजेंद्र यादव जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के विश्वसनीय मित्र हैं, कोई भी मामला फंसता है तो नीतीश जी उनसे सलाह लेने जाते हैं, वो उसी क्षेत्र से आते हैं। तो इस बार एनडीए को बचाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी कोसी क्षेत्र में। 2020 का रिजल्ट 2025 में बरकरार रखने के लिए जी इन लोगों को जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। 2020 में तो जनता ने बहुत भरोसा किया एनडीए पे, 13 में से 10 सीट एनडीए जीती, 3 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन का कब्जा था। और अगर आप उस फैक्टर की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो एक कोसी प्रमंडल भी था जिसने तेजस्वी यादव को भारी झटका दिया। ये वही कोसी प्रमंडल है जहां कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव जब आते थे सभा करने तो कहते थे कि क्या है की बा तो जीन निकली बा, और जीन निकलता था और लैंडस्लाइड विकटी होती थी। लेकिन वक्त बदल गया, परिस्थिति बदल गई, विजेंद्र यादव ने लीड किया और कहीं न कहीं 8 बार से विधायक वो हैं। और कहा जाता है कि उनका दिनेश चंद्र यादव का एक बड़ा दबदबा है। सुपौल में की बात करेंगे तो वहां नीरज बबलू का एक बड़ा दबदबा है। तो एक जो त्रिस्म था वो टूट गया लालू यादव का, बिल्कुल। और 2020 ने बड़ा झटका दिया महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, जिस तरीके से सीमांचल ने दिया था, आपको याद है दीपक। तो उस कवायद को बरकरार रखने के लिए इस बार तो मेहनत करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव को जीतोड़ मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी कि 3 से 8, 8 से 10 सीट वो जीते। लेकिन उम्मीदवार का चयन बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हम आपको बता, विजेंद्र यादव टिकट मिलेगा, मद्य निषेध विभाग के मंत्री को टिकट मिलेगा, नीरज बबलू को टिकट मिलना तय है। तो दीपक, इन 3, 4, 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर कोई बट नहीं है, उम्मीदवार वही होंगे, फैसला जनता को करना है। अन्य सीटों पर क्या होगा, क्योंकि महागठबंधन इस बार कहीं न कहीं उस इलाके में मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने के चक्कर में है, और वैसे लोगों को खड़ा करने के चक्कर में जिसकी सीधे जनता में पैठ है। अब सवाल यह है कि होगा क्या एनडीए को पटकनी दे पाएगा महागठबंधन, या महागठबंधन फिर वही 3 और 4 के बीच में फंस के रह जाएगा जो पिछले 2020 में था। और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना अगर किसी ने तोड़ा तो वो कोसी ने तोड़ा था और सीमांचल में AIMIM ने तोड़ा था, बिल्कुल। तो पूरे समीकरण को अगर आप देखेंगे दीपक, तो आपको लग जाएगा कि यहाँ तेजस्वी यादव को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और विजेंद्र यादव के नेतृत्व में मैं कहूंगा कोसी को बचाने की जरूरत बीजेपी और जदयू को है। अब चिराग पासवान को भी हो सकता है वहां एक आध सीट मिल जाए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिल जाए, हम सेकुलर को मिल जाए। तो महागठबंधन का जो बड़ा दल है वो ये चाहेगा कि जो घटक दल को सीट मिल रहा है उस पर हम कब्जा कर लें, बिल्कुल। तो उससे ये अगर कब्जा कर लेती है तो 3-3-6 भी अगर होता है तो 7 और 6 बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। एक और महत्वपूर्ण मरगूब, जब आप कह रहे हैं कि यहाँ सीटों को बढ़ाने की कवायद होगी, इस बार रेणु कुशवाहा जो है वो आरजेडी में शामिल हुई, मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, कांग्रेस में रविंद्र चरण यादव शामिल हुए, इसी कड़ी में इनको जोड़ा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ा गया, और दोनों टिकट के दावेदार हैं महागठबंधन में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव से यही बात हुई है, रेणु कुशवाहा के तभी वो आई हैं और उनको टिकट मिलेगा, और बहुत कद्दावर नेता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल। समीकरण उनके पक्ष में है, जदयू के नेत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, उसके बाद वो चिराग पासवान में गई, चिराग पासवान के साथी, तो एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, तेजस्वी यादव ने उस इलाके में कुछ नेताओं को शामिल करके समीकरण बदलने की पूरी कोशिश की है, बिल्कुल। लेकिन कितना बदल पाएंगे ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी यह होता है कुछ नेताओं के आने से समीकरण उल्टा हो जाता है, हाँ। और कभी कभी होता है लैंडस्लाइड हो जाता है, जनता फैसला करेगी। लेकिन इतना जरूर दीपक, 2025 में कोसी
3 कंटेस्ट देगा, मैं आपको भी बता रहा हूं। हम्म। बहुत क्लोज लड़ाई होगी और एक तरफ लड़ाई होगी एनडीए को अपना गढ़ बचाने की और दूसरी तरफ लड़ाई होगी महागठबंधन को एनडीए के गढ़ को तोड़ने की। फैसला तो जनता करेगी, लेकिन जो समीकरण अभी तक है वो समीकरण यही है कि दोनों तरफ से तैयारियां हैं। अच्छा, एक और चीज है और मरगू, कहीं ना पप्पू कहीं यादव कहा के जा कंधों सकता पर है- जिम्मेदारी दी जाएगी कोसी को बचाने की, क्योंकि हाल फिलहाल में जब राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक कर रहे थे दिल्ली में, पप्पू यादव को भी बुलाया गया था, तो कोसी सीमांचल की जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर। पप्पू यादव तो अभी शामिल है, अभी तो पप्पू यादव अभी तुरंत अभी कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के बैठक से निकले हैं और वो इलाका पप्पू यादव का आपको पता है, बिल्कुल बहुत बड़ा इलाका है। पप्पू चलो, यादव ठीक है। मधेपुरा में सक्रिय राजनीति करते हैं, सुपौल में सक्रिय चलो, ठीक राजनीति है। करते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी पप्पू यादव को होगी और अगर पप्पू यादव वहां जितोड़ मेहनत करते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को भी होगा। चले, ठीक और है महागठबंधन को मरगूब, भी तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, तमाम नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारी होगी, खासतौर से पप्पू यादव के ऊपर भी, महागठबंधन की रेणु कुशवाहा, रविंद्र चरण यादव, इसके अलावा बीजेपी में हमने आपको बता दिया रत्नेश सरदार, नीरज बबलू, विजेंद्र प्रसाद यादव, इसके अलावा तमाम जो नेता हैं, दिलेश्वर कामत, दिनेश चंद्र यादव, इन तमाम नेताओं पर जिम्मेदारी होगी। लेकिन कितना तेजस्वी यादव इस गढ़ में तोड़ पाते हैं ये तो चुनावी वक्त बताएगा, लेकिन हम लगातार अलग अलग प्रमंडल का विश्लेषण करके आपको सब चुनाव से पहले बता देंगे। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।